नमस्कार। आज हम लोग वापस अनुसंधान की विषय में या अनुसंधान की क्लास में आज हम लोग जानेंगे सैंपल क्या चीज़ है और ये इसके गुण और दोष क्या होते हैं। इसके गुण और दोष, क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ क्या हैं। तो सैंपल आप लोगों को पता ही होगा क्या है। किसी भी चीज़ का जब हम चयन करते हैं तो उसमें बहुत सी वैरायटी लेते हैं। तो एक ये तो हमारी कॉमन लैंग्वेज में है। आइए अनुसंधान की भाषा में हम लोग जानते हैं। वर्तमान समय में सैंपल विधि सांख्यिकी अनुसंधान की एक लोकप्रिय विधि है। क्या है? सांख्यिकी अनुसंधान जो है, सांख्यिकी जो विधि है, वर्तमान समय में सैंपल विधि जो है वो सांख्यिकी अनुसंधान की एक लोकप्रिय क्या है? विधि है। आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में और दैनिक जीवन में भी इस विधि का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं समस्त जगहों पर, सभी जगहों पर इस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। जैसे एक गृहिणी चावल के दानों को भाई कुकर में से निकाला, एक पक गया तो कहा कि भाई सभी पक गए, है ना। इस तरह से दैनिक जीवन में वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, दाल आदि को खरीदते समय भी हम लोग वस्तु के सैंपल को देख लेते हैं। और अगर जैसे देखें, उदाहरण आपको बताऊं, डॉक्टर जो खून लेता है शरीर से, वो सिर्फ हमारी बॉडी से हम लोग की बॉडी से दो ही तो खून की बूंदें लेता है और परीक्षण करता है और उसमें से सारा चीज़ जाँच निकल आता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाता है कि हमने एक पॉइंट उठाया और उसमें से पूरा हमें पता चल गया कि आपके अंदर क्या बीमारी है। अब हम जानते हैं कि सैंपल के जो गुण होते हैं कैसे होते हैं। शुद्ध आंकड़े, यानी जो आपके डाटाज होते हैं, विश्वसनीयता, शुद्ध आंकड़े तथा विश्वसनीयता। सैंपल विधि से प्राप्त आंकड़ों में अधिक विश्वसनीयता एवं शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि इस विधि से पूरे क्षेत्र की व्यक्तिगत इकाई से संपर्क करके एकत्रित किए जाते हैं। क्या एकत्रित किए जाते हैं? आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सैंपलिंग विधि द्वारा सभी इकाइयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सैंपलिंग विधि द्वारा सभी इकाइयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल है, भारत की जनगणना से हमें केवल व्यक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं होती, अपितु उनकी आयु, शिक्षा, व्यवसाय, उनका वैवाहिक स्थिति इत्यादि की जानकारी हम लेते हैं। तो सैंपलिंग विधि जो सीमित क्षेत्र है उसका एवं विभिन्न विशेषताओं वाले पूरे क्षेत्र के लिए क्या है? अत्यधिक उपयोगी है। इस विधि का प्रयोग वहाँ पर भी उपयुक्त माना जाता है जहाँ गणना अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बात आती है भाई इसके दोष क्या हैं? सैंपलिंग के दोष क्या हैं? अधिक समय क्या है? अधिक समय सैंपलिंग विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने में लगता है। इसके दोष में आ जाएगा कि सैंपलिंग विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने में जो समय अधिक लगता है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आंकड़े पूरे क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या लगता है? समय अधिक लग जाता है। अधिक खर्चीली विधि भी हो जाती है। इसके लिए अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सूचना समग्र की प्रत्येक इकाई से एकत्र की जाती है। इसी कारण इसका प्रयोग अधिकतर सरकार द्वारा केवल प्रमुख विषयों जैसे जनगणना इत्यादि के लिए ही किया जाता है। अधिक परिश्रम सैंपलिंग विधि द्वारा आंकड़ों का एकत्रित आंकड़ों डाटा कलेक्शंस करना बहुत अधिक मेहनत का काम होता है। इसके लिए भारी संख्या में व्यक्ति विशेषों की आवश्यकता भी पड़ती है, उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए ये इसके डिसक्वालिटीज़ में आ जाता है। आंकड़ों का एकत्रीकरण क्या होता है? डाटा कलेक्शन क्या होता है? प्रश्न उठता है भाई डाटा कलेक्शन होता क्या चीज़ है? तो डाटा कलेक्शन क्या है? आंकड़ा मीन्स डेटाज, है ना। डाटा के जो स्वरूप है, आंकड़ों के जो स्वरूप है तथा उसके जो प्रकार है, किसी भी शोध के लिए यह महत्वपूर्ण है
कि आंकड़ों के कितने स्वरूप अथवा प्रकार हैं। आंकड़ों के कितने स्वरूप अथवा प्रकार हैं। शोध कारकों के प्रकार को दो आधारों पर जाना जा सकता है, प्रकृति के आधार पर तथा दूसरा मौलिकता के आधार पर। कौन से आधार पर? पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा मौलिकता के आधार पर। पहला अब प्रकृति के आधार पर कैसे भाई? तो प्रकृति के आधार पर आंकड़ों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, गुणात्मक आंकड़े और वह आंकड़ा जिसमें तथ्य की प्रकृति संख्यात्मक हो। गुणात्मक आंकड़ा और वह आंकड़ा जिसमें तथ्य की प्रकृति संख्यात्मक हो एवं गणना के योग्य हो। जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, 1 करोड़ 2 लाख समथिंग लंबी अमाउंट्स हो गए आदि गणनात्मक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है। गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं? वो आंकड़े होते हैं जो विश्लेषणात्मक पक्ष से संबंधित हों, वो गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर आंकड़ों को भी दो भागों में बांटते हैं, विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राथमिक आंकड़े जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी यानी द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक आंकड़ों से हमारा तात्पर्य उन तथ्यों से होता है, प्राथमिक आंकड़ों से हमारा तात्पर्य उन तथ्यों से होता है जिन्हें उनके उद्गम स्थलों से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जो इसलिए हम अपने ही आसपास के जगहों से उसको एकत्रित कर लेते हैं। ठीक, एक वैज्ञानिक हुए वेस्ले, उन्होंने बताया कि अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किया जाते हैं। किसने बताया? वेस्ले वैज्ञानिक थे, रिसर्च के बड़े अच्छे। उन्होंने बताया कि अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो प्राइमरी डाटा होते हैं, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। ये वो आंकड़े होते हैं जिसे अनुसंधान करने वाला, अनुसंधान कर रिसर्चर्स अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय में हाई स्कूल पास उन विद्यार्थियों का अध्ययन करना चाहता है जो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। व्यक्ति उनके परिवार की आय, उनका जेब खर्च आदि, शिक्षा इत्यादि संबंधित आंकड़े को एकत्रित करता है। इन्हीं आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। अब सेकेंडरी डाटे की बात करते हैं। द्वितीयक आंकड़ा वो आंकड़ा होता है जिनका संकलन पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। एक वैज्ञानिक हुए M. ब्लेयर के अनुसार द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। वैज्ञानिक वेस्ले के अनुसार जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, कौन से व्यक्तियों द्वारा? दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उन्हें सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। जैसे भारतीय रेलवे जो आंकड़े रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित करता है ना, जैसे भारतीय रेलवे जो आंकड़े रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित करता है या किसी अनुसंधानकर्ता के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। डाटा के स्रोत क्या है ना? डाटा कलेक्शन के स्रोत कहाँ से? आंकड़ों के स्रोत को एकत्र करने के लिए विभिन्न स्रोतों को काम में लाया जाता है। प्रायः हम लोग ये देखते हैं कि जो शोधकर्ता पर ही ये निर्भर होता है। ठीक है, आंकड़ों के संकलन का स्रोत विश्वसनीय हो। विभिन्न विद्वानों ने आंकड़ों के इस शोध को दो भागों में विभाजित किया। अब वैज्ञानिक हुए विद्वान P.V. यंग के अनुसार उन्होंने बताया कि सामान्यतः जो स्रोत होते हैं, स्रोतों को प्रलेखनीय और क्षेत्रीय स्रोतों में विभाजित किया जाता है। प्रलेखनीय और क्षेत्रीय स्रोतों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर प्रलेखनीय स्रोतों के अंतर्गत प्रलेख, सांख्यिकी, पत्र, रिपोर्ट, पांडुलिपि, डायरिया इत्यादि को सम्मिलित करते हैं तथा क्षेत्रीय स्रोतों के अंतर्गत उन जीवित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों के बारे में ज्ञान तथा उसमें हुए परिवर्तन की जानकारी भी रखते हैं और देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब परिकल्पना से अभिप्राय हमारा क्या है? हाइपोथेसिस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिसर्च कार्य को करने के लिए। तो परिकल्पना क्या चीज़ है? आइए जानते हैं परिकल्पना क्या है। जो हमारी परिकल्पना और उपकल्पना को
प्राकल्पना कहते हैं। उपकल्पना को हम क्या कहते हैं? प्राकल्पना कहते हैं। पहले का विचार इत्यादि आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक मान्यता है कि उपकल्पना से ही अध्ययन का प्रारंभ होता है। ये एक वैज्ञानिक मान्यता है कि उपकल्पना से ही अध्ययन का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, और उपकल्पना के साथ ही इसका समापन भी होता है। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का स्थान पहले आता है। ठीक है, क्या आता है? पहले आता है। अध्ययन विषय के चुनाव के बाद यह प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि किस विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए विविध उपकल्पनाओं को तैयार किया जाए, ताकि अध्ययन को संपूर्ण रूप से निर्देशन मिल सके। उपकल्पना अपने आप में एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक सामान्यकरण है जिसकी सत्यता को स्वयं अध्ययन करता है, अध्ययन के क्षेत्र में जाकर परखता है। इसमें यह भी हो सकता है कि यह पूर्व विचार सिद्धांत को धारण कर ले अथवा इसकी सत्यता को ही निरस्त कर दिया जाता है। उपकल्पना की परिभाषा, उपकल्पना की प्रमुख परिभाषाएं भी होती हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है? एक करलिंगर विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने कहा, उनके अकॉर्डिंग है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। करलिंगर एक विद्वान थे, मतलब उन्होंने बताया कि जो चर हैं, दो या दो से अधिक चर, उनके बीच जो रिलेशंस, संबंध को के अनुमानित कथन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पनाओं को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और वे चरणों से चरों के बीच में सामान्यता या विशेष संबंध बतलाते हैं। एक वैज्ञानिक हुए, विद्वान हुए एडवर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग हुआ कि उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। यह एक प्रश्न को ऐसे प्रयोग संबंधी उत्तर देता है जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। उपरोक्त जो बातें हैं उनसे यह स्पष्ट होती है कि यह एक प्रारंभिक विचार है, यानी कि हमने शुरू में क्या सोच रखा था, क्या थॉट क्रिएट कर रखा था, अपने क्या विचार बना रखे थे, उसी के आधार पर जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने और उसके विषय में ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा देता है। यानी कि आपने क्या विचार, किसी भी रिसर्च को करने से पहले एक थॉट क्रिएट होती है, उसी थॉट को लेके हम उस आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही आपकी क्या हो जाती है? हाइपोथेसिस होती है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? परिकल्पना का उद्देश्य, परिकल्पना अनुसंधान हेतु या दिशा निर्देश या दिशा प्रदान करती है। परिकल्पना अनुसंधान हेतु दिशा प्रदान करती है, मतलब एक रिसर्चर्स को एक राइट डायरेक्शंस देती है तथा अनावश्यक साहित्य के अध्ययन से छुटकारा दिला देती है। हमें जो बेमतलब की फिजूल बुक्स या रिसर्च को, साहित्य को पढ़ना पड़ता है, उससे हमारा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सही डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, तो हमें ये बेनिफिट्स हो जाते हैं। उपयोगी सामान को एक उसके संकलन करने पे मदद मिल जाती है। परिकल्पनाओं के माध्यम से अनुसंधानकर्ता की समस्याओं को सही रूप में समझने की क्या मिलती है? मदद मिलती है। परिकल्पना से समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। अनुसंधानकर्ता को परिकल्पना संवेदनशील बना देती है, जिससे वह अनावश्यक परिस्थिति एवं समर्थकों के संकलन से निजात पाता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता के निष्कर्षों में भी परिकल्पना में सहायता प्राप्त होती है। परिकल्पना के कार्य क्या क्या होते हैं? आइए जानते हैं परिकल्पना के कार्य क्या होते हैं। परिकल्पना के कार्यों का विवरण वैज्ञानिक या विद्वान आप कह लीजिए H.M. मैक्सन, उनके अकॉर्डिंग है कि इससे समस्या का स्थानीय समाधान मिलता है। H.M. मैक्सन ने क्या बताया कि इससे समस्या का स्थानीय समाधान मिलता है एवं सभी परिकल्पनाओं या नई परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में सहायक होती है तथा यह अनुसंधान के कार्य को विशेष रूप से प्रदान करती है तथा अनुसंधान का यह विशिष्ट क्रियाओं के नियोजन में हेल्प करता है, मदद करता है। साथ ही साथ कथन की पुष्टि से वस्तुनिष्ठ रूप में जो रिजल्ट्स, परिणाम का विश्लेषण संभव हो पाता है। परिकल्पना मूल समस्या से संबंधित होती है। हमें क्या याद रखना है कि हाइपोथेसिस जो है, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, उससे रिलेशन होता है, इसका रिलेटिव, ये इससे रिलेटेड होती है। इसलिए इससे समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहते हैं समस्या है तो समाधान है ना, तो ये नहीं कहते कि समाधान है तो समस्या है।
है ना। समस्या है तो समाधान है, तो परिकल्पना अगर समस्या है तो उसी से हमारी समस्या का समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। परिकल्पना से विभिन्न चरों का बोध भी होता है, विभिन्न चरों का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का जो परीक्षण है वो अनुसंधानकर्ता को उसका परीक्षण अवश्य करना चाहिए, ठीक है। अन्यथा यह परिकल्पना केवल अनुमान बनकर ही रह जाएगी। परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए कई पदों का प्रयोग किया जाता है जिसका संक्षिप्त विवरण बताते हैं हम आपको। जैसे परीक्षण का चयन या निर्माण, परीक्षणों का चयन एवं निर्माण, परिणामों का निगमन, जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसका निगमन, प्रयोग या निरीक्षण, न्याय दर्शक जो होते हैं वो, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, उपकल्पना की सीमाएं, उपकल्पना का निर्माण अगर सावधानी से किया गया है तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक के अनुसंधान में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, यानी कि रिसर्चर को करेक्ट राइट डायरेक्शंस देने का कार्य करती है हाइपोथेसिस। लेकिन उसका निर्माण अगर ठीक से नहीं किया गया है, अगर उसका निर्माण ठीक से नहीं किया गया है तो यह घातक भी सिद्ध हो सकता है। उपकल्पनाओं की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित होती है। कौन कौन सी होती है उसकी प्रमुख सीमाएं, आइए जानते हैं। उपकल्पना पर अधिक विश्वास करना ठीक नहीं है, मतलब हम एकदम डिपेंड नहीं हो जाएं उपकल्पनाओं पर। अध्ययनकर्ता यानी जो रिसर्चर है, शोधकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि उसका मेन टॉपिक क्या है। तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति होती है, तथ्य संकलन की क्या होती है, सीमित प्रकृति होती है। फिर उपकल्पना पर आधारित तथ्यों के संग्रहण में व्यक्ति निष्ठ पक्षों की संभावनाएं अधिक रहती है, मतलब ईमानदारी से, है ना, आप उसमें काम करते हैं। अनुसंधान में उपकल्पना का जो महत्व है वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। उपकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में प्रमुख स्थान होता है। उपकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता यानी शोधकर्ता की स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो जाती है जो अपरिचित स्थान पर सही जानकारी के अभाव में अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए भटकता फिरता रहता है। इसकी उपयोगिता निम्न विवेचना से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है, उपकल्पना प्रमुख रूप से अनुसंधानकर्ता को यह बताने का प्रयास करती है कि किस प्रकार तथ्य उपकल्पना की जांच हेतु जरूरी होंगे। उपकल्पना यथार्थ तत्वों के निर्माण करने में सहायता करती है। उपकल्पना के निर्माण से इस बात के निर्धारण में मदद मिलती है कि किस तरह के तथ्यों को संतुलित किया जाए अथवा किस तरह के तथ्यों को छोड़ दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो उपकल्पना है उसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तथ्यों के संकलन में सहायक सिद्ध होती है। अध्ययन क्षेत्र सरल तथा सीमित हो जाता है। निष्कर्ष एवं समाधान निकालने में सहायता होती है, ठीक है। श्रम, समय तथा धन की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया हाइपोथेसिस के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक शोधकर्ता को अब अनुसंधान करते समय किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सांख्यिकी, इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम लोग उसमें बिना सांख्यिकी के कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने डाटा कलेक्शन कर लिया, हाइपोथेसिस कर लिया, हमने सारी चीज़ें समझ ली, है ना, रिपोर्ट वगैरह समझ ली, सारी चीज़ें। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि सांख्यिकी क्या चीज़ है, हमें अनुसंधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं सांख्यिकी के विषय में। सांख्यिकी के पितामह जो हैं, पितामह कौन है, मतलब कौन सबसे पहले इनको सांख्यिकी जैसी चीज़ों को जन्म दिए। पीसी महालनोबिस, ये सांख्यिकी के पितामह कहलाते हैं। यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। इनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद इन्हें मंत्रिमंडल में सांख्यिकी सलाहकार बनाया गया। इन्होंने भारत में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए
औद्योगिक उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी को प्रमुखता देते हुए सरकार के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना का पूरा खाका खींचा था। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की और वृहद पैमाने पर नमूने सर्वेक्षण का प्रारूप भी तैयार करने में सहायता प्रदान की थी। उन्होंने वर्ष 1944 में वैलेडॉन मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ष 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित उन्हें किया गया। 28 जून 1972 को कोलकाता में ही इनका निधन हो गया। तो आपने इनके बारे में जाना कि सांख्यिकी जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, उनके जनक कौन थे, है ना, उनके विषय में जाना। ज्ञान के संदर्भ में ऐसी विचारधारा है कि ज्ञान मनुष्य के पास जन्म से विद्यमान होता है। सामाजिक परिवेश में विभिन्न परिस्थितियों के अंदर इसका विकास होता है। ज्ञान की किसी नवीन विधा का उल्लेख करने के लिए सबसे पहले उसे उचित वर्गीकरण का स्वरूप प्रदान किया जाता है और इस वर्गीकरण से संबंधित कार्य को मुख्यतः दो आधारों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। प्रथम विज्ञान एवं द्वितीय कला, जिसे कहते हैं साइंस। तो हमारी फर्स्ट हो गई साइंस और सेकंड हो गया आर्ट। इस आधार पर सांख्यिकी को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि सांख्यिकी के सिद्धांतों की पुष्टि प्रयोगात्मक विधि से की जाती है और इसकी विशेषताएं विज्ञान की विशेषताओं से मिलती जुलती है। सांख्यिकी के वर्तमान लिखित साहित्य में इस पद का प्रयोग मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है आंकड़ों या वृत्त या डाटा। दूसरे अर्थ में आंकड़ों या वृत्त किसी विशेषता के सूचकांक से, और तीसरा घटनाओं का सत्य स्वरूप निर्धारित करने के लिए। ठीक है। वास्तव में जिस प्रकार किसी धातु के अशुद्ध रूप में से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उसकी जो मेटोलॉजी का ज्ञान होता है और उस ज्ञान के अनुसार कार्य करने की क्या होती है, आवश्यकता, उसी प्रकार किसी भी विषय के क्षेत्र में मूल प्राप्त अंकों आदतों से शुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान और उसे प्रयुक्त करने की कुशलता आवश्यक मानी जाती है। यही नहीं बल्कि अनुसंधान क्रिया में तथ्यों एवं मूल प्राप्त अंकों को प्राप्त करने के लिए भी सांख्यिकी का ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसके द्वारा समस्त एक अंश से, जिसे प्रतिदर्श कहते हैं, वृत्त प्राप्त किए जाते हैं, डाटा प्राप्त किए जाते हैं। एक अच्छे प्रतिदर्श प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी के ज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार अनुसंधान के विषय में, कि सांख्यिकी में क्या क्या है, हम कौन से टेस्ट को लगाएंगे, है ना, टी टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है ना, और किस हिसाब से वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो इसकी जानकारी हम लोग अपनी अगली क्लास में लेंगे। और आज की क्लास, थैंक यू आप लोगों का इतना ध्यान से सुनना, थैंक यू वेरी मच।